यस, वी आर गोइंग टू रिवाइज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4। बहुत आसान स्टैंडर्ड है, नाम है कंटिजेंसीज एंड इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। वैसे बता दूं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 किसी तरह की कंटिजेंसीज को डील नहीं करता है, पहली बात। एक्सेप्ट डेटर्स पे जो कंटिजेंसीज है वो आज भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 डील कर रहा है, एल्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 किसी तरह की कंटिजेंसीज डील नहीं करता है। तो मेरे लिए जो AS4 का क्वेश्चन बैठेगा या बनेगा इंस्टीट्यूट की तरफ से, वो मोस्ट प्रोबेबल चांसेस यही है कि इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट से बैठेगा। बट फिर भी स्टिल अभी भी कंटिजेंसीज इसमें लिख रखा है, तो कंटिजेंसीज की डेफिनेशन आपको बिल्कुल क्लियर है। एज पर AS29 भी आपको पढ़ाया था, आपको पता होगा कि कंटिजेंसी कुछ ऐसी कंडीशंस हैं और सिचुएशंस हैं डेट कैन बी रिजल्ट इन गेन और लॉस, the outcome of which will be known or determined only on the occurrence or non-occurrence of uncertain future events, and presently AS4 deals only with the contingencies related to debtors। तो बेटा जिसका आउटकम है, कंटिजेंसीज ऐसे हालात हैं, ऐसे सिचुएशन है जिसका आउटकम हमें फ्यूचर में पता लगेगा, जो कि गेन भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, ठीक है, और फ्यूचर में कोई अनसर्टेन इवेंट होगा उससे हमें आइडिया लगेगा, ठीक है। तो बेटा जो डेटर्स के ऊपर प्रोविजनिंग बनती है वो AS4 के तहत बनती है कि हमें लगता है कि डेटर से पैसा डूब सकता है, ऐसी सिचुएशंस बन रही हैं कि उसमें लॉस आ सकता है, तो साहब वो AS4 में डील होता है। बेटा कंटिजेंसीज क्या है ऐसा, बेटा देखो एसेट्स पे जितनी भी कंटिजेंसीज होती हैं उनके लिए अपने अपने स्टैंडर्ड्स हैं, इसलिए यहाँ पर इनका अब कोई रिलेवेंस नहीं है। इन्वेंट्री की कंटिजेंसीज AS2 डील करेगा, फिक्स्ड एसेट्स की कंटिजेंसी या PPE की कंटिजेंसी AS10 नहीं तो AS28 डील करेगा, ठीक है। डेफर्ड टैक्स एसेट पे कोई रिव्यूअल है तो बेटा रिव्यू रीमेजरमेंट है तो AS22 डील करेगा। AS13 आपकी इन्वेस्टमेंट्स की कंटिजेंसीज डील करने वाला है, तो हर तरह के लिए लीज पे कोई एसेट्स हैं तो उन पर भी बात वैसे तो AS10 में ही होती है, लीज पे भी एसेट्स पे कोई अगर कोई गिरावट वगैरह है तो, ठीक है। तो हर एसेट्स के लिए अपने अपने स्टैंडर्ड्स हैं। वैसे इंटेंजिबल्स पे कोई है तो AS26 डील करेगा, डेटर पे कोई स्टैंडर्ड नहीं है तो डेटर वाली कंटिजेंसीज कहाँ पर ही डील होंगी, अभी AS4 में डील होंगी, ठीक है। और ऐसी कंडीशंस जो हमारी लाइबिलिटी के तौर पे है, जैसे कि कोर्ट केस चल रहा है जिसमें एसेट इन्वॉल्व नहीं है, कोर्ट केस चल रहा है, हमें फ्यूचर में लाइबिलिटी आएगी, पेमेंट देना पड़ सकता है, तो बेटा वो AS29 में डील होंगी, ठीक है ना, वो AS29 में डील होंगी जो सेटल होंगी कंटिजेंसीज। नाउ अब आ जाते हैं घटनाएं, इवेंट्स अकरिंग जो घटित होंगी आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। सर तो बैलेंस शीट डेट सपोज ये साल है बेटा मेरा जो 31 मार्च पे ख़त्म हो गया है, क्या इसके बाद की भी घटनाओं को मुझे इसी साल ले लेना चाहिए? द आंसर इज नो। बेटा बाद की घटनाएं तो बाद ही के साल में आनी चाहिए ना, अगले साल की भी तो अकाउंटिंग होगी, कौन सा जीवन खत्म हो रहा है। बट कुछ ऐसी घटनाएं ऐसे इवेंट्स जिनकी कंटिजेंसीज एग्जिस्ट कर रही थी बैलेंस शीट डेट पे, जो हालात एग्जिस्ट कर रहे थे बैलेंस शीट डेट पे और घटना घटित हो जाए बैलेंस शीट डेट पे, तो उन घटनाओं को बोला जाता है एडजस्टिंग इवेंट्स, ठीक है। और उन इवेंट्स को आपको प्रीवियस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ही एडजस्ट करवाना पड़ेगा। और कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो नॉन एडजस्टिंग इवेंट होती है, बट इस नेचर की है कि आपको उसका डिस्क्लोजर कर देना चाहिए नोट्स टू दी अकाउंट्स या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिपोर्ट में, तो वो साहब वो नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स होते हैं, ठीक है। तो इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट दो इवेंट में बांटा गया है। सबसे पहले तो इवेंट अकरिंग द आफ्टर द बैलेंस शीट डेट हमेशा सिग्निफिकेंट इवेंट्स होंगे। अगर मैं कह रहा हूँ आग लग गई है, 5-1 हज़ार रुपए का कोई सामान जल गया, तो क्या वो सिग्निफिकेंट घटना हो जाएगी? नहीं बेटा, उनको डिस्क्लोज भी नहीं करना आपको। तो ऐसे सिग्निफिकेंट इवेंट्स होते हैं जो चाहे फेवरेबल हो और चाहे अनफेवरेबल हो, जो कब घटित होंगे? बिटवीन द बैलेंस शीट डेट बट बिफोर अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की अप्रूवल से पहले बट बैलेंस शीट डेट के बाद बाय अप्रूविंग अथॉरिटी, ठीक है। एक बात और ध्यान रखना बेटा, कंपनीज के केस में जो अप्रूविंग अथॉरिटी वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, तो अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने एक बार अप्रूव कर दिए, सपोज मैं डेट ले लेता हूँ 27 जून को, ठीक है, तो 27 जून से 1 अप्रैल से 27 जून के जो ट्रांजेक्शन या जो घटनाएं हुई होंगी, ठीक है, वही इस स्टैंडर्ड में डील होंगी। क्योंकि बेटा लास्ट ईयर की सारी बाकी घटनाएं वैसे भी अकाउंटिंग कर ही रहे, नेक्स्ट ईयर की घटनाओं की अकाउंटिंग भी हम नेक्स्ट ईयर में करेंगे, बट इस पीरियड में
कुछ सिग्निफिकेंट घटनाएं हुई हैं, कोई सैलरी देना, माल खरीदना, माल बेचना, लाइट का बिल, ये सब सिग्निफिकेंट नहीं है, ठीक है ना, ये सिग्निफिकेंट नहीं, वो तो अगले साल ही डील होंगी। तो ऐसे सिग्निफिकेंट इवेंट्स हुए हैं जो फेवरेबल हो चाहे अनफेवरेबल हो, उन दोनों का ट्रीटमेंट करना है आपको। लेकिन बस अब आपको ये देखना है कि क्या वो इवेंट है, क्या उसकी कंटिंजेंसी एग्जिस्ट करती थी बैलेंस शीट डेट पे या नॉट एग्जिस्ट। अगर कंटिंजेंसी एग्जिस्ट करती थी और घटना घटित हो जाए तो ऐसी घटनाएं बन जाएंगी बेटा एडजस्टिंग इवेंट, और अगर कंटिंजेंसी घटित नहीं एग्जिस्ट करती थी बट फिर भी घटना घटित हो जाए और वो एक सिग्निफिकेंट घटना है तो वो कहलाई जाएंगी नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स। ठीक है सर, करना क्या है? कुछ नहीं बेटा, स्टैंडर्ड खत्म होने में। Adjusting events are those events whose conditions were existing on balance sheet date, and these events should be adjusted in the financial statement by creation of provision for event, and the nature of event should be disclosed in the financial statement. तो इनके लिए provisioning आपको करनी पड़ेगी। नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स जो होते हैं वैसी घटनाएं जिनकी कोई कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती हैं, ठीक है, दी शुड नॉट बी एडजस्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बट अगर ये इवेंट सिग्निफिकेंट इवेंट्स है देन डिस्क्लोजर शुड बी रिक्वायर्ड इन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो रिपोर्ट है उसमें डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा एक और एक्सेप्शन है, चाहे कोई सा भी इवेंट हो, चाहे एडजस्टिंग हो चाहे नॉन एडजस्टिंग हो, आग कुछ ऐसी लगी, भूकंप कुछ ऐसा आया कि सब तहस नहस हो गया, गोइंग कंसर्न पिट रहा है एंटिटी का, ठीक है, तो चाहे वो एडजस्टिंग हो चाहे नॉन एडजस्टिंग हो, एक ही डेटर ऐसा डूब गया कि गोइंग कंसर्न पिट गया मेरा, ठीक है, अफेक्ट्स गोइंग कंसर्न अजम्पशन ऑफ एंटिटी, देन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स शुड बी रीड्राफ्टेड ऑन लिक्विडेशन अप्रोच, दैट इज नॉन गोइंग कंसर्न बेसिस अप्रोच पे आपको आपके पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रीड्राफ्ट करना ही पड़ेगा उस प्रीवियस ईयर का। ठीक है, और एक और बात, जो अमेंडमेंट था, वैसे तो 2-3 साल हो गए इस अमेंडमेंट को आए हुए, प्रपोज डिविडेंड अब किसी तरह की लायबिलिटी नहीं है, प्रपोज डिविडेंड को आपको अब नोट्स टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोज करना पड़ेगा, और ये बस जिस साल अब वो डिविडेंड डिक्लेयर होगा उसी साल उनकी अकाउंटिंग कर ली जाएगी। ठीक है, उनके लिए अब आपको सेपरेट नहीं कि बैलेंस शीट डेट पे आपको प्रपोज डिविडेंड कहीं शॉर्ट टर्म प्रोविजन वगैरह में दिखाया जाएगा, ऐसा कहीं नहीं है। प्रपोज डिविडेंड आपको फुट नोट पे जरूर दिखाना होता है, बिकॉज अल्टीमेटली एजीएम में हमें उसे डिक्लेयर करवाना होता है, उसे अप्रूवल लेनी होती है शेयर होल्डर्स की, तो इसलिए फुट नोट में दिखाना तो ज़रूरी हो जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिपोर्ट या नोट्स टू दी अकाउंट में कि हम इस साल कितना डिविडेंड प्रपोज कर रहे हैं। एल्स बैलेंस शीट में अब वो एडजस्ट नहीं होगा, पहले एडजस्ट हुआ करता था। सो दैट्स ऑल अबाउट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4। थैंक यू।